Very welcome all of you. Am I audible? क्या मेरा वीडियो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है. क्या मेरा वीडियो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? Everything is clear? Shall I start the topic? All clear, fine. बेटा एक कल हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कल देखे हैं, मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने लिखा भी है. ठीक है, तो उसमें एक हमने देखे थे CO के नीचे मैंने वीक लिगेंड लिखाया था, तो वो वीक की जगह स्ट्रॉन्ग. हाँ, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड. देखो ना, अगर वो बॉक्सेस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की रीशफलिंग करवा रहा है ना, इस तरीके से हमने देखा था ना, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. कल मैंने बोला बराबर, बट शायद लिखने में वीक आ गया, इसके हिसाब से बच्चे वीक के हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन बना के भेज रहे थे. तो याद रखना, CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. मैं अभी आपको लिस्ट बना के देता हूँ, तो उससे आप समझ लेना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है. राइट, मैं देता हूँ अभी आपको. ओके, लिखो. नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इसको हम लोग, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग इसी टॉपिक में CFT में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा CFT है. राइट, CFT. तो बिफोर स्टार्टिंग द CFT हम लोग देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थे. ठीक है, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, limitation of VBT. Limitation of VBT. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो, limitations of VBT. सबसे पहला, this theory gives more importance to metal atom and ignore the ligand. सबसे पहला, इग्नोर दी रूल्स ऑफ लिगेंड करना. सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. इग्नोर दी
रोल ऑफ लिगेंड्स, पहला पॉइंट। ठीक है। अब काफी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते, ठीक है, तो वो कलर्ड क्यों होता है ये भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द colored properties of complexes। ठीक है। It fails to explain the absorption spectra of complexes। ठीक है। अब एक और पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है ये हमें वीबीटी से पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन the kinetics, that is rate of complex formation, मतलब कितनी स्पीड में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो भी हमें वीबीटी से पता नहीं चलता। अंडरस्टूड? ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 complexes have square planar और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द strong field and weak field ligands। It fails to explain the strong and weak field ligand। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई certain ligands are inert and लेबाइल। मतलब कुछ इनर्ट होते हैं, कुछ लेबाइल नेचर के होते हैं। ये क्यों होते हैं ये भी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in some complexes under the influence of ligands, the electrons of d orbitals are forced to shift या forced to rearranged which is against Hund's rule। समझ गए? आपने देखा होगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने आपको बताया था कि जब मामा जी पापा जी आ रहे तो वो डी ऑर्बिटल को यूज कर लेते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को वापस से इधर से पेयरिंग करने लगाते हैं, तो ये तो हुंड्स रूल के अगेंस्ट है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया था वीबीटी ने, ये क्यों होता है, राइट। ठीक है बच्चों, देखो लेबाइल मीन्स क्या होता है? इनर्ट और लेबाइल। लेबाइल मतलब उड़ने वाले, मतलब वीक, मतलब देखो केमिस्ट्री हम बोल सकते केमिस्ट्री से लेबाइल। लेबाइल मतलब क्या है कि जो आसानी से रिप्लेस हो जाए, है ना, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से आसानी से रिप्लेस हो जाए, उसे बोलते हैं लेबाइल नेचर। केमिस्ट्री का टॉपिक आपके दिमाग में रख कुछ दिन तक के है और कुछ दिन के बाद कुछ दूसरा टॉपिक उसको रिप्लेस करके ये बाहर निकल जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेबाइल नेचर। ठीक है, तो कुछ लिगेंड्स का नेचर लेबाइल होता है, मतलब वो इजीली रिप्लेस हो जाते। इनर्ट होता है मतलब वो आसानी से रिप्लेस्ड नहीं होते। अंडरस्टूड? चलो आगे चले। वीबीटी के लिमिटेशंस खत्म हुए हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं सीएफटी। सीएफटी को अच्छे से देखना है सब बच्चों को। ठीक है, सो शैल आई स्टार्ट दी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सब बच्चे ध्यान से देखना। देखो ये जो मैं सीएफटी आपको एक्सप्लेन करूँगा ना, मेरे एक्सप्लेनेशन में ही इसका सारा मेन कंक्लूजन पॉइंट छुपे हुए हैं। लिखने से ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप मेरी लैंग्वेज को समझें और मैं क्या बताना चाहता हूँ वो समझें, पूरा फोकस करें, अननेसेसरी कमेंट ना करें। यस सर, ओके सर, फाइन सर, नो कमेंट। फुल स्क्रीन पे लगा के वीडियो को अच्छे से सुने, जितना सुनोगे उतना सीएफटी दिमाग में घुसेगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो, सबसे पहले एच बेथे ने ये एक थ्योरी प्रपोज किया था 1929 में, एच बेथे। और ये थ्योरी को, अच्छा मैं नाम लिख लेता हूँ पहले, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, एच
बेथे ने दिया था 1929 में। देखो बेटा, सबसे पहले ये थ्योरी को मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज पता करने के लिए यूज किया गया था फॉर आयोनिक क्रिस्टल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल्स मतलब आयोनिक क्रिस्टल्स पे इस थ्योरी को अप्लाई किया गया था। और अप्लाई किस लिए किया गया था? ताकि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें मैग्नेटिक और उसका कलर प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़े। क्योंकि ये वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, ये वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सहारा लेना पड़ा। और देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या एजम्पशन थे जिसके बेसिस पे हम लोग इस थ्योरी का जो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट रहेगा वहां तक पहुंचेंगे। और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डे 1 से कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, साथ साथ में वो पॉइंट्स लिखो। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं बेटा, साथ साथ में वो पॉइंट्स लिखे। लिखो, दिस थ्योरी was originally applied to explain the color and magnetic properties of complexes for their ionic crystal. Hence, it is called crystal field theory. Hence, it is called crystal field theory. ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ CFT या एजम्पशंस ऑफ CFT भी लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट लिखो, इन transition metal complexes the metal ion is surrounded। मैं बेटा अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। टेक्स्ट बुक की और आपकी CBSE या कंपटीशन लेवल की अगर लैंग्वेज देखोगे तो थोड़ा डर लगेगा, इसलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ आपको। द मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ए डेफिनाइट number of ligands, definite number of ligands, और ठीक है, having lone pair of electrons। बहुत ही सिंपल में पहले हम लोग पूरे पोस्टुलेट लिख लेते हैं, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। दूसरा पॉइंट, ligands can be negative, ligands can be negative or neutral, ठीक है। लिखो,
CFT consider metal and negative ligand as point charge and metal and neutral ligand as point dipole। अगर मेटल और नेगेटिव लिगेंड का बॉन्ड है तो CFT उसको कंसिडर करता है पॉइंट चार्ज, अगर मेटल और न्यूट्रल लिगेंड का बॉन्ड है तो उसको कंसिडर करता है वो पॉइंट डाइपोल। ठीक है, नंबर 4 देखो, ये पॉइंट तुम्हारे होश उड़ा देगा। CFT कंसीडर्ड metal ligand bond is purely ionic or electrostatic in nature। अभी तक के हम लोग बोल रहे थे कि मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसा होता है, ये होता है, लेकिन CFT बोलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। नंबर 4 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Just a minute। ठीक है, चार पॉइंट हो गए। नंबर 5 when a complex is formed, the central metal atom or central metal ion is surrounded by oppositively charged ligands, oppositively charged ligands। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, there is no overlapping of atomic orbitals of central metal atom or central metal ion and ligands। देखो, VBT ने क्या कहा था कि vacant orbital of central metal atom is overlapped with the field orbital of ligands, right? तो CFT बोलता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। CFT बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं है। अंडरस्टूड? नंबर 7, in absence of external field, the 5 d orbitals are degenerated, that is having nearly same energy। जो d ऑर्बिटल होता है बेटा, ये मैं बता देता हूँ आपको,
ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। तो बेटा ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स है इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आप लोग ऐसा लिख लेना नीचे, हाँ मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग ऐसा नीचे लिख लेना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स दैट इज हैविंग नियरली सेम एनर्जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अंडरस्टूड? हाँ, अब यहां तक के पॉइंट जो लिखाना था मैंने आपको लिखा दिया। अब समझाने वाला पॉइंट है, ठीक है, अब समझाने वाला पॉइंट है, सब बच्चे ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? नाउ यू कैन कमेंट, यू कैन रिस्पॉन्स मी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अब एक एक पॉइंट का हम लोग मतलब देखेंगे और मैं अब इस चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ से करने वाला हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। अब देखो बेटा, ये जो आपने बनाया यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, ये हमने इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दिए। ठीक है, देखो बेटा इसको दो सेट में डिवाइड करते हैं। आपने इसका नाम दिया ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, आपने इसका नाम दिया। ठीक है, इसको दो सेट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं ईजी सेट और एक होता है T2G सेट। यहाँ पे T2G का मतलब होता है ट्रिपली जनरेटेड, EG का मतलब होता है डबली जनरेटेड। अंडरस्टूड? EG सेट और T2G सेट। EG सेट में यहाँ पे आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा और dz स्क्वायर। T2G सेट में आता है dxy, dyz, dxz। ठीक है, ये T2G सेट में आता है। dxy, dyz, dxz ये T2G सेट में आता है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ये EG सेट में आता है। ठीक है, अब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसमें लूप्स लाई अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सिस पे रहते हैं। और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। मैं समझाऊंगा अच्छे से, आप लोग बस लिखो, मैं समझाऊंगा। लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, मैं समझाऊंगा इसको बेटा। हाँ लिखो अच्छे से, पहले आप यहाँ लिखो लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस। अब मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट याद होगा तो हमने वहां पे ये ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर बनाए थे। हम वापस से स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला थोड़ा मुझे यहाँ से बनाना शुरू करना पड़ेगा। ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या है? सबसे पहला dxy,
सो इसको x दे दो, इसको y दे दो। dxy, ये इसको y दे दो, इसको z दे दो। dyz और dxz, इसको x दे दो, इसको z दे दो। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल का नाम है dxy, इस ऑर्बिटल का नाम है dyz और इसका नाम है dxz। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस है। देखो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में बिटवीन द एक्सिस है, तो हम लोग लिख सकते लोब्स lie between the axis, lobes lie between the axis, hence it is called axial orbitals। क्या बोलते, आई एम सॉरी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अगर आपको dx² माइनस y² dz² का पता करना है तो हमने ऐसा बनाए थे उसका स्ट्रक्चर, ये x y dx² माइनस y², इसका नाम है dx² माइनस y², और हमने एक और बनाए थे dz², तो ये आपका dz², ये dz और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग बनती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि dx² माइनस y² में लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस। देखो जो लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर है, देखो लोब्स क्या है, एक्सिस के ऊपर है। तो आप लोग फिर यहाँ पे लिखना कि लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्सियल ऑर्बिटल्स। बेटा इतना जो मैंने समझाया, dxy dyz dxz lobes lie between the axis, hence it is called as non-axial orbitals. Lobes lies along the axis in dx² minus y² d and dz², hence it is called axial orbital. So d orbitals are degenerated, सबकी एनर्जी यहाँ पे सेम होती है, लेकिन उनको हमने दो सेट में डिवाइड कर दिया है। एक को हमने कहा है T2g और एक को हमने कहा है EG। T2g में dxy dyz dxz होता है, EG में dx² माइनस y² dz² होता है। dxy dyz dxz इसमें लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं और इसमें अलोंग द एक्सिस होते हैं। इतना समझ में आएगा? प्लीज कंफर्म करो, तो आगे का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। प्लीज कंफर्म करो इस बात को। अगर अच्छा लगे तो लाइक या हार्ट भी ठोको। नाउ ऑडिबल? समझ गए यहां तक? परफेक्टली क्लियर, बहुत अच्छी। अब देखो, बनाया आप लोगों ने, ये हो गया, ये सारे डायग्राम्स बना लिए आप लोगों ने।
चलो अब एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। अब देखो बेटा, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको हमने T2G सेट नाम दिया और इसको हमने EG सेट नाम दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, थोड़ा मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूँ T2G सेट तो समझ लेना कि सर DXY DYZ DXZ की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ EG सेट तो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है ना, और वाइस वर्सा। अब थोड़ा आपको इतना ह्यूमर लॉजिक रखना पड़ेगा कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप समझ जाओ ये भी इसमें शामिल है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो समझ लो ये इसमें शामिल है, या अगर मैं ये तीनों की बात करूँ तो समझ लेना T2G सेट की बात हो रही है, या अगर मैं ये दोनों की बात करूँ तो समझ लेना इसकी बात हो रही है। अंडरस्टूड। अब जरा देखो क्या होता है कि ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिसमें T2G और EG सेट दोनों, मतलब ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल मेटल एटम आपका है और सेंट्रल मेटल एटम ने आपको डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर दिया, T2G सेट भी है और EG सेट भी है, और अब लिगेंड्स अप्रोच हो रहा है ना। हमने क्या देखा था कि लिगेंड पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम पे क्या करता है, अप्रोच करता है और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। यही अभी तक हमारे पास कंसेप्ट था। ठीक है, तो आप मान लो कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अब लिगेंड्स के आने के मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल मेटल के पास अप्रोच करने के लिए लिगेंड्स के पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शन कौन कौन से है? सबसे पहला एक, या तो वो बिटवीन दी एक्सिस आ सकता है या तो वो अलोंग दी एक्सिस आ सकता है। समझ रहे हो? या तो वो बिटवीन, देखो ये अलोंग दी एक्सिस आता है, ये अलोंग दी एक्सिस है ना, और ये बिटवीन दी एक्सिस। समझ रहे? ये बिटवीन दी एक्सिस, ये अलोंग दी एक्सिस। मेरी बात समझो, दो रास्ते हैं लिगेंड्स के पास आने के लिए। सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड को आना है और बॉन्ड बनाना है। समझ रहे? अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके वो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसके आने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, या तो वो अलोंग दी एक्सिस आ सकता या तो वो बिटवीन दी एक्सिस आ सकता। अगर बिटवीन दी एक्सिस आया, मान लो अगर बिटवीन दी एक्सिस आया है ना, तो बिटवीन दी एक्सिस में कौन कौन मिलेगा उसको? DXY मिलेगा, DYZ मिलेगा और DXZ मिलेगा, है ना। ये तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये तो अलोंग दी एक्सिस पे लोब्स है, ये दोनों अलोंग दी एक्सिस पे है। देखो ये दोनों अलोंग दी एक्सिस पे। लिगेंड्स ने डिसाइड किया कि मैं बिटवीन दी एक्सिस आऊंगा, तो बिटवीन दी एक्सिस आएगा तो उसको कौन मिलेगा? DXY भी मिलेगा, DYZ भी मिलेगा और DXZ भी मिलेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नाउ अब लिगेंड डिसाइड कर रहा है कि मुझे अलोंग दी एक्सिस आना है। अलोंग दी एक्सिस जब आएगा तो उसे कौन मिलेगा? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा और DZ स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये देखो अलोंग दी एक्सिस अगर आ रहा है तो उसको कौन मिलेगा? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इसका मतलब लिगेंड्स के पास दो रास्ते हैं सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल पे अप्रोच करने के लिए। अगर वो अलोंग दी एक्सिस आता है तो ये दोनों मिलेंगे, अगर वो बिटवीन दी एक्सिस आता है तो ये दोनों मिलेंगे। अब क्योंकि लिगेंड्स खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, लिगेंड्स के पास खुद इलेक्ट्रॉन्स है और सेंट्रल मेटल एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही ना। ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है ये खाली तो होगा नहीं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम में भी है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएंगी, राइट। ये हमें फंडा पता है। अब मान लो लिगेंड अगर बिटवीन दी एक्सिस आ रहा है तो बिटवीन दी एक्सिस में उसको DXY DYZ DXZ मिलेगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब भी लिगेंड बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करेगा तो T2G सेट की एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज T2G सेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन से
रिपल्शन करेंगे और एनर्जी को बढ़ा लेंगे। इसका मतलब T2G की एनर्जी बढ़ेगी और Eg की कम हो जाएंगी। मान लो ये T2G है, ये Eg है, तो अगर वो T2G से आ रहा है, T2G से है ना, अगर वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, देखो ये T2G सेट है जिसमें dxy dyz dxz है, ये Eg सेट है जिसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है, ठीक है। मान लो अगर लिगेंड डिसाइड कर रहा है कि मुझे बिटवीन द एक्सिस आना है, मुझे बिटवीन द एक्सिस आना है, तो वो dxy dyz dxz को मिलेगा और इसकी एनर्जी बढ़ा देगा, T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज लिगेंड इधर से आ रहा है, उसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस में कौन सा सेट है, Eg सेट है। Eg सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है। जब भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा तो अलोंग द एक्सिस में Eg सेट की एनर्जी बढ़ेगी और T2G की कम हो जाएगी, है ना। तो T2G की उतनी हो रही है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिक कम हो रहा है। तो मुझे बताओ लिगेंड की वजह से Eg सेट की एनर्जी कभी बढ़ रही है तो T2G सेट की एनर्जी कभी बढ़ रही है, तो ये एनर्जी गैप यहाँ पे बन रहा है। दस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की वजह से d ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, d ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और एक को हम लोग बोलते हैं T2G सेट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं T2G सेट, और एक को हम लोग बोलते हैं Eg सेट, एक को हम लोग बोलते हैं Eg सेट। T2G में क्या आता है बेटा, dxy dyz dxz, यहाँ पे क्या आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अंडरस्टूड, इतनी बात क्लियर हुई है। सुनो सुनो, अभी रिस्पॉन्स मत देना, आप अभी रिस्पॉन्स मत देना। ऐसा भी हो सकता है कि ये d ऑर्बिटल इस तरीके से स्प्लिट हो जाए, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब ये स्प्लिट हो रहा है, अब ये T2G सेट ऊपर जाएगा, T2G सेट ऊपर गया, Eg सेट अब नीचे आ गया, ये dxy dyz dxz, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब देखो देखो यहां पे ये एनर्जी है, जब हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये एनर्जी गैप है, ठीक है ना, ये भी एनर्जी गैप है। तो देखो बेटा, ये डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे T2G सेट की एनर्जी कम है और Eg की ज्यादा है ना, Eg की एनर्जी ज्यादा है, T2G की कम है। यहाँ पे T2G की ज्यादा है, Eg की कम है। याद रखना, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया, देखो ये डायग्राम से देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, ये डायग्राम को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया Eg की एनर्जी बढ़ी हुई है, इसका मतलब लिगेंड Eg सेट से आया, Eg सेट से आया मतलब अलोंग द एक्सिस आया, है ना, अलोंग द एक्सिस आया, और अलोंग द एक्सिस आया तो Eg सेट की एनर्जी बढ़ गई है और T2G की कम हो गई है, ठीक है। इस डायग्राम से एक चीज समझ में आ रही है कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया, इस डायग्राम से एक चीज समझ में आ रही है कि लिगेंड Eg सेट से आया, है ना, आ रहा है ना, Eg सेट से क्यों, आई एम सॉरी, T2G सेट से आया, T2G सेट मतलब बिटवीन द एक्सिस आया। इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आया क्योंकि T2G की सेट की एनर्जी बढ़ गई है। इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया क्योंकि Eg सेट की एनर्जी बढ़ गई है। दस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, देखो एनर्जी कम ज्यादा कौन कर रहा है, लिगेंड करवा रहा है ना। दस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना, कॉल्ड Eg सेट एंड T2G सेट। Eg सेट अलोंग द एक्सिस आया, T2G सेट बिटवीन द एक्सिस आया। याद रखना, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है, अलोंग द एक्सिस, है ना, तो जनरली वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कितने कंक्लूजन पॉइंट निकाल के दे रहा हूं मैं, खुद पढ़ते बैठोगे ना तो चकरा जाएगा दिमाग। अगर लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो समझ लेना जनरली वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। अब बच्चों
मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टी के साथ बताओ, टी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल की डीजेनरेट एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिटल्स में, हमने उसको दो सेट में डिवाइड किया, T2G सेट, EG सेट। T2G सेट में dxy डिवाइडेड dxz, EG सेट में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हमारा T2G था, ये हमारा EG था, अगर लिगेंड ये हमारा T2G था ना, अगर हमारा लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आ रहा तो T2G की एनर्जी बढ़ेगी और EG की कम हो जाएगी। अगर हमारा लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा तो EG की बढ़ेगी, T2G की कम हो जाएंगी। Thus under the influence of ligand the d orbital split into two set of non equivalent energy, EG set and T2G set, and the energy gap between T2G and EG set is called crystal field splitting energy। क्या बोलते हैं? crystal field splitting energy, crystal field splitting energy। अब मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम देख के आप आसानी से बता सकते हो कि लिगेंड कौन से अप्रोच से आया है, कौन से रास्ते से आया है, और अगर वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, अगर वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। ओह माय गॉड, अब बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब मेरे सांस भी खुल गई है, मैं पानी पीता हूँ। हार्ट रेट बढ़ गई मेरी, देखे? हो। चलो बहुत अच्छे, मज़ा आ गया एक्सप्लेनेशन में भी। तो बहुत आसान है बेटा। ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली तब बनते हैं जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है। अलोंग द एक्सिस आया तो EG की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि देखो अलोंग द एक्सिस में EG बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे दो भाई बैठे हुए हैं। जब तुम जा रहे हो तो तुमको EG और EG सेट मिल रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, तो वो एनर्जी बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। और अगर बिटवीन द एक्सिस आया तो वो 3 मिल रहे हैं, तो लिगेंड जिस रास्ते से जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ा देगा, तो ऑब्वियसली दूसरे की कम हो जाएंगी। और ये लिगेंड्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना। और द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G सेट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अंडरस्टूड? तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू CFT, जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, जब बिटवीन द एक्सिस आएगा तो टेट्राहेड्रल। अंडरस्टूड? तो ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है और ये टेट्राहेड्रल का डायग्राम है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट बाकी है लेक्चर में, हो जाएगा। बनाओ ये डायग्राम, दोनों बनाओ, और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको सेंड करता हूँ, आप लोग उसको लिख लेना। आप लोग एक फुल पेज स्किप करिए, फुल पेज मतलब फुल एक पेज, मतलब आगे पीछे नहीं, सिर्फ एक पेज स्किप कर देना। ये डायग्राम बनाने के बाद आप एक पेज स्किप कर देना, मैं जो भेजूंगा आपको फोटो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वही है, लिखना उसमें। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलना। क्यों?
हाँ बोलो। कितने, कितना अलग है? वो जो उस दिन लेके गए थे वो नहीं है? कितने रुपए का है स्क्वायर फीट? पूछ। हेलो, हेलो, स्क्वायर फीट कितना है वो पूछो। नहीं, कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ी है वो बताओ। ले लो, ब्लैक से मिलता जुलता है ना? मेरे जियो के नंबर पे भेजो। हाँ, रुक जाओ, मैं आ रहा 10-15 मिनट में, मैं देखता हूँ, ठीक है? बना लिए? चलो, जल्दी बताओ कौन सा है? लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आ रहा है या बिटवीन द एक्सिस आ रहा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, या टेट्राहेड्रल बनेगा? बताओ, बोलो जल्दी। ठीक है, इसको बोलेंगे डेल ओ, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल है ना, डेल ओ। और ये दोनों का एनर्जी गैप भी होता है, दोनों का एनर्जी गैप भी होता है बेटा। इसका होता है -0.6 डेल, इसका होता है -0.4 डेल। 0.4 माइनस नहीं, 0.4 डेल, और इसका -0.6 डेल। हाँ ठीक है, लिखो।
और इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G सेट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आपके लिए होमवर्क है, मुझे स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड का डायग्राम चाहिए। आज हो नहीं पाया, कल लास्ट लेक्चर हम लोग इसका लेंगे और कल मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं अभी आपको एक फ़ोटो भेजूंगा ग्रुप में, वो एज इट इज़ आपका वो एक पेज जो छोटा है उसमें आप वो सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेना। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वही उसमें है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।